ज्योति नारंग जी ने, अर्चना मोर जी ने व अनुबेन पटेल जी ने और मोहित रोर जी ने व जसपाल राणा जी ने, इन सभी मित्रों ने पूछा है कि वो जो पिछली वीडियो में आपने कहा था कि इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, तो कृपया पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर बनाएं। तो पिछली वीडियो में जो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश सच में क्या है उस विषय पर कुछ बातें की थी, कई ढंग से हमने बातचीत की थी, समझने की कोशिश की थी एक तरह से। तो अब हम उसी विषय पर एक तरह से एक और आयाम से कहो, एक और ढंग से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और उनको और आगे तक एक तरह से समझेंगे। और सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर सुना करें, अंत तक सुनने के बाद ही पूरी बात समझ में आती है। और ये वीडियो उस पहले वाली की तुलना में एक तरह से इसमें सूक्ष्म बातें होंगी और ये सर्वाधिक एक तरह से लाभदायक होगा इसका समझना साधकों के लिए, या दूसरे ढंग से कहें तो सारी साधनाओं का एकमात्र जो सार है वो चाहे किसी भी प्रकार की साधना हो, विधि हो, लेकिन यदि लक्ष्य उसका आत्म जागरण है तो अंततः इसी सूत्र पर जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वहाँ पर सभी को आना होगा। तो इस पर हम थोड़ा समझते हैं। पिछली वीडियो में जो भी हमने समझा वह एक तरह से अध्यात्म का बाहरी आवरण था, कहो परिधि की बातें थी। जैसे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, उसके बिना भी काम नहीं चलता, लेकिन असली बात तो सॉफ्टवेयर होता है। तो ठीक ऐसे ही हम यहाँ पर भी साधना के जो मूल हैं सॉफ्टवेयर को, उस पर बात करेंगे, जो एक तरह से सच में जागरण की प्रक्रिया का सॉफ्टवेयर है। और ये मैं सॉफ्टवेयर अभी तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन सच में ही सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हमारे जीवन की हर घटना का, हर क्षेत्र की सफलता असफलता का जिम्मेदार हमारा मन मस्तिष्क होता है, जो कि बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह है और हमारा शरीर बाहर से एक हार्डवेयर की तरह है। मन मस्तिष्क उसका एक तरह से सॉफ्टवेयर है और ये बिल्कुल एक कंप्यूटर के नियमों पर ही कार्य करता है। बल्कि पूरी बात तो सच में यह है कि कंप्यूटर का निर्माण ही मन मस्तिष्क की कार्यशैली को देख समझ कर ही बनाने वाले को कहो, वैज्ञानिकों को कहो, ये आइडिया आया था और फिर उस पर काम शुरू हुआ और अंततः आज कितने विकसित कंप्यूटर एक तरह से बन चुके हैं। तो अब हम अपने मन के काम करने के ढंग को ऐसे देखते हैं जैसे कि एक वैज्ञानिक निष्पक्ष रूप से, बिना किसी भी पूर्व मान्यता के, बिना किसी जल्दी के या किसी आसक्ति के कहो, अपने प्रयोगों को करता है और उनसे ही कुछ सिद्ध करता है। और वो सिर्फ एक तथ्यपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए सब करता है। और वैज्ञानिक तथ्य का अर्थ होता है कि यदि हर बार ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ऐसा ऐसा करने से एक ही परिणाम बार बार आता है, तो वह परिणाम एक तरह से एक वैज्ञानिक तथ्य बन जाता है, या कहो आविष्कार बन जाता है। और मैं अपने लंबे अनुभव के बाद एक बात कह सकता हूँ कि हमारा जागरण भी हमारे मन के साथ कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष करने से हर बार वही वही परिणाम उसका भी आता है। और एक तरह से ये भी शुद्धतम एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, बशर्ते हमारे पास एक वैज्ञानिक जैसी दृष्टि हो, उसी जैसी एक लगन हो और एक धैर्य हो, और अपने लक्ष्य को एक तरह से अपने माइंड की लिस्ट में कहो नंबर 1 पर रखते हों और बाकी सभी चीज़ें जीवन के नंबर 2-3 पर रखते हों, और अपने अनुभव को एक तरह से हम सही समझते हों। जैसे कि हमारे अध्यात्म में कहा भी जाता है बार बार के अपदीपो भव, तो सच में अपना अनुभव ही सही होता है। और चीज़ों को तो हमारा मन कभी भी पूरी तरह सही मान ही नहीं सकता, दूसरे का अनुभव चाहे कितने भी अच्छे ही हों। तो इस पर हम इसी ढंग से बात करते हैं। तो थोड़ा सा अपने मन की कार्य पद्धति को देखकर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मन जो मुख्यतः 2 हिस्सों में बंटकर कार्य करता है, हम सभी जानते हैं। हर वक्त सामान्य परिस्थितियों में एक चेतन मन जो हर वक्त कुछ न कुछ लगातार सोचता रहता है और इसी सोचने के आधार पर हम जीवन में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। मतलब क्या कि यह प्रतिपल कुछ न कुछ सर्जन कर रहा है, सही या गलत का कोई मैटर नहीं।
यानी यह ब्रह्मा के गुण का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी कहा। और सीधे अर्थों में अगर हम कहें तो इसका हर विचार, कल्पनाएं, भावनाएं अपनी सघनता के अनुसार, अपनी इम्पोर्टेंस के अनुसार तल घर में हमारे मन के या अवचेतन में कहो, उसके अनेक अनेक तलों पर एक तरह से वो इकट्ठी होती रहती हैं। और ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें जिनका हमें कुछ भी पता नहीं, लेकिन वो भी वहाँ जाती रहती हैं। और जो जितनी पूर्णता से की गई है, जितनी इम्पोर्टेंस के साथ, जितनी सघनता के साथ की गई है या बार बार सोची गई है, चाही गई है, वह उतनी ही सबसे गहरे में अवचेतन के चली जाती है। और जो सबसे कम है वो एक तरह से ऊपर रह जाती है, बीच के लेवल में रह जाती है, यानी जो बिल्कुल महत्व की नहीं है सबसे ऊपर रह जाती है या डिलीट कर दी जाती है। सब हमारे मन का, ब्रेन का ऑटो प्रोसेस है। और गर्भ से लेकर अब तक की सभी चीज़ें या अनुभव जो भी सभी इंद्रियों से अंदर गई हैं, प्लस 3% पिछले जन्मों से भी जो आई है, ये भी वैज्ञानिक आंकड़े हैं 3% वाले, जिनका हमें कुछ भी पता नहीं है। पिछले वाली का पता तो इस जन्म का भी नहीं है, पिछली बातों का बहुत थोड़े दिन की याद रहती हैं। तो कुछ एक को एक तरह से छोड़कर ये सभी जानकारियाँ, इच्छाएं, कल्पनाएं, भावनाएं सब मिलकर हमारे पूरे मन का 90% बन जाती हैं। यानी ये अवचेतन है 90%। और शेष 10 जो प्रतिशत होता है चेतन मन, जो कि एक तरह से चलता ही रहता है। और यही उसके एकमात्र सबसे बड़ी कमजोरी भी है, जबकि उसके आदेश फाइनल होते हैं, लेकिन उस कमजोरी के कारण वो कहीं जमता ही नहीं, इसलिए उसके आदेश का कोई रिजल्ट भी नहीं आता। और हमारा मन तो, शरीर, उसके आदेश को हमेशा मानने के लिए एक तरह से तथ्यगत रूप से बाध्य ही होता है, लेकिन चंचलता ही उसकी कमजोरी है। जबकि स्थिरता वह जो भी गहरे में है अवचेतन में, और उसका आयतन भी बड़ा है 90%, तो उसके पास 90% ताकत है, इसीलिए उसी की चलती है। वह कुछ भी सोचता बिल्कुल नहीं है, कोई चंचलता नहीं, सिर्फ फीडिंग के अनुसार काम करता है, जैसे कंप्यूटर करता है। और उसी से हमारा जीवन चलता है सच में, क्योंकि शक्ति उसी के पास है, सारी चीज़ें उसी के पास है, वो स्थिर है। तो अब हम अवचेतन के भी 2 प्रमुख गुणों को एक तरह से समझते हैं। एक तो हमने चेतन का समझ लिया, जो हर वक्त तो ब्रह्मा वाला गुण है, और एक है विष्णु वाला गुण, यानी हमारा पालन, हमें बनाए रखना अस्तित्व में। उसमें चाहे वो हमें हमारा मन डर दिखाता है किसी भी ढंग से, वो एक तरह से हमारी बॉडी विजडम का अपना एक मैटर है, ऑटो नर्वस सिस्टम का मैटर है। वो किसी भी तरह से हमें कुछ भी करके, तर्क देकर, वो हमें एक तरह से बनाए रखने की कोशिश करता है। अवचेतन मन का एक पार्ट जो हमें हर हाल में एक तरह से बनाए रखता है। और हमारी सारे शरीर की जो क्रियाएं हैं, वो भी हमारी वंशवृद्धि आदि जो भी कुछ है, सब का सब वो सारा इसी के द्वारा एक तरह से चलता है। और उसका फिर एक दूसरा गुण भी है। अवचेतन के 2 पार्ट हैं। महेश वाला गुण जो एक तरह से विध्वंस का होता है, सफाई वाला होता है। एक चेतन का गुण है, 2 अवचेतन के गुण हैं, यानी तीनों गुण हमारे मन के भी उसी तरह से फिर हैं। इस महेश वाले गुण में जो हमारा व्यर्थ का अहंकार है, हमारी एक तरह से बेहोशी है, मूर्छा है, हमारे पीछे से चलकर आए हमारी जीन्स के थ्रू हमारे पार्श्विक गुण हैं, हमारी मूर्खताएं हैं, व्यर्थ की नकारात्मकताएं हैं, वो सभी मिलकर हमें इस एक तरह से जो हमारा अमूल्य जीवन रूपी एक तरह से उपहार हमें अस्तित्व ने दिया है, इसका लाभ लेने की बजाय इसको और भी जल्दी, यानी समय से पहले ही सारे शरीर रूपी आधार को ही सारे को एक तरह से समाप्त कर देता है। और वो इसलिए मैं समय से पहले करा, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो 250 साल तक ना चल सके। ये कम से कम वाला है, ऊपर वाले हैं 500 साल तक चलने वाले भी हैं, कुछ 300 350, यानी 250 से नीचे नहीं। लेकिन हम अपने लाइफ स्टाइल के कारण कहो मनोशारीरिक बीमारियां खरीद लेते हैं, जो कि ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका कि 90% बीमारियां मनोशारीरिक होती हैं। और उन सब के चलते में एक तरह से 80-90 तक भी मुश्किल से ही एक तरह से अपने जीवन को चला पाते हैं। तो ये एक तरह से शंकर वाला गुण हुआ। और कुल जमा मेरा कहने का तो एक अर्थ यही है कि हमारे मन जो कि हमारे सारे जीवन को संचालित प्रभावित करता है, के अंदर भी ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले तीनों अस्तित्वगत गुण मौजूद हैं, जो मैंने अभी बताया, चेतन मन ब्रह्मा और अवचेतन मन के 2 विभाजन, काम करने के ढंग, विष्णु और दूसरा ये महेश वाला है। ये इनको हमें एक अपने ब्रेन में एक
अपने मन में इनको हमें रजिस्टर करना चाहिए कि 3 तरह की चीज़ें एक साथ चलती हैं, ताकि हम बीच बीच में अवेयर हो सकें, समझ सकें कहाँ कौन सा क्या कर रहा है। और एक साधक यदि इस तथ्य को समझते हुए ध्यान या साधना करता है तो वह बहुत सी भूलों और एक तरह से शारीरिक मानसिक जो हानियाँ हैं एक तरह से उनसे बचकर रह सकता है, बहुत समय बचा सकता है, बहुत शक्ति बचा सकता है। और इसे और भी सरल ढंग से कहें तो चेतन की चंचलता वैज्ञानिक ढंग से एक साधक को कम करता जाना चाहिए। उसमें और बहुत बातें हैं, लेकिन उसको कम, यानी उसको बेमतलब की जानकारियाँ, बेमतलब की बातें, व्यर्थ की चीज़ें, उनसे गिराकर उसकी चंचलता कम होगी। और अवचेतन में जो दबी पड़ी हैं बहुत सी अनिर्णित चीज़ें, वो असंख्य हैं एक तरह से, उनको किसी भी ढंग से पूरी करें। जब भी वो सामने आए, मन में कभी आए, सोचें, वो सब पता लग जाएंगे। उनको लिखकर उनको डिलीट मारे, या इधर किसी निर्णय मिले या उधर किसी निर्णय मिले, लेकिन वहाँ पर एक तरह से चेतना पर कहो, ये सारा बोझ चेतना पर है मन का, एक तरह से कहो, उसको एक तरह से वहाँ उसको हटाएं। और जितना थोड़ा चीज़ें रहेंगी उतना ही हम सही ढंग से आगे की चीज़ें सोच सकेंगे। एक ये, और दूसरी व्यर्थ की कोई भी नई जानकारी अंदर जाना एक तरह से पूरी तरह बंद कर दें, तो धीरे धीरे एक दिन पूरा मन ही हल्का होकर एक नए ही आयाम में कहो, नए माइंड सेट में कहो, बदल जाता है। और वो फिर और ढंग से देखता है और आगे की चीज़ों को देखता है। और ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड, अभी जिसको हमने ब्रह्मा कहा, क्योंकि ये ब्रह्मा का रोल निभा रहा है, सच में सर्जन ही सर्जन करता है, 24 घंटे सर्जन। फिर यही ब्रह्मा से ब्रह्म में परिवर्तित हो जाता है। ब्रह्मा एक प्राकृतिक अवस्था है, करने की अवस्था है, चलने की अवस्था है, एक तरह की बेहोशी है सच में। और ब्रह्म हो जाना एक तरह से पुरुषत्व कहो, प्रकृति के विरुद्ध अगर कहें, या जागरण कहो, या पूर्ण स्वतंत्रता कहो, आनंद कहो, पूर्ण विश्राम, कुछ भी कहो, घर आ जाना कहो, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये एक तरह से ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। इस ब्रह्मा को ही ब्रह्म में एक तरह से परिवर्तित करना है। अभी एक कॉन्शियस माइंड है, फिर एक कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियसनेस हो जाएगा, माइंड हट जाएगा। माइंड का मतलब ही चलना है, चंचलता। ये सारी चीज़ें इस तरह की जो हैं, मनुष्य और ये मन, ये सारी चीज़ें सब ये चलने की चीज़ें हैं। तो मेरा तो कुल जमा एक ही बात है, मैं अपनी सभी वीडियो में बार बार यही बात एक ही बताता रहता हूँ कि व्यर्थ की चीज़ों पर एक तरह से समय और ऊर्जा नष्ट नहीं हमें करनी चाहिए। सीधे मन पर काम करें, समय बहुत थोड़ा है, काम बहुत ज़्यादा है। अपने ही मन पर कहीं कहीं ढंगों से काम करना चाहिए। हम मन ही है सच में। उपनिषद भी कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। ओशो भी कहते हैं कि मन को ही सिर्फ समझना है। बुद्ध भी यही बात कहते हैं कि जो आपने कल सोचा था, चाहा था, वो आप आज हैं। जो आज सोचोगे, आप चाहोगे, वो आप कल हो जाओगे। सारा मनोविज्ञान का भी निष्कर्ष यही है कि सारा खेल मन का ही है। और यही एक तरफ शरीर का भी संचालक है, और यही दूसरी तरफ सूक्ष्म जगत से भी हमारा परिचय करता है। यानी सब इसी के द्वारा होना है। एक दिन यही जब पूरी तरह प्रौढ़ता को, समझ को उपलब्ध हो जाता है यही मन, तो यही आत्मा कहलाता है, कहो ब्रह्मा से ब्रह्म बन जाता है। अभी भी यही कई कई रूपों में काम करता रहता है। जैसे शरीर में भी यही है, मन के भी 2 रूप हैं, आत्मा, सुख दुख, विश्रांति, शांति अशांति, सभी कुछ इसी की एक तरह से अलग अलग दशाएं हैं। यह चाहे तो किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में भी शांत व आनंदित रह सकता है, और चाहे तो सभी तरह की सुविधाओं के बावजूद भी नरक निर्मित कर सकता है। आप पढ़ते रहते होंगे, जानते रहते होंगे, मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाता। कितने ही इतने बड़े बड़े लोगों ने, जिनमें मुख्यमंत्री को, बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े धनी अधिकारी, वो सुसाइड करते हैं, जबकि उनके पास कोई भी कारण नहीं है सुसाइड का, कहीं से कहीं तक भी। तो खैर उनमें नहीं हम जाते चीज़ों में। बात सिर्फ यही है कि सारी की सारी बातें हमारे मन की हैं। जीवन की सारी बातें इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारा मन जीवन की सारी चीज़ों को, घटनाओं को, उनको कैसे ले रहा है। और ध्यान रखना, इसका समझना कोई मन का इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम समझ ना सकते हों। ये सारा हमारे अंदर का ही मामला है। इसमें तो कोई ना हमें डिस्टर्ब कर सकता है, ना कोई ज़्यादा सहयोग कर सकता है। हमारी ही बात है, हम चाहें तो कर सकते हैं और चाहें तो न करें। लेकिन एक ही समस्या हमारे मन हमारे सामने पैदा रखता है, उस पर भी हम कभी सोचते नहीं। और वो ये कि हमें लगता रहता है कि अभी समय है, और जो कि सबसे बड़ी झूठ है ये बात।
समय का तो किसी के पास भी 1 मिनट का भी कोई भी इस बात को नहीं कह सकता कि कितनी देर क्या रहेगा, लेकिन हम इसी धोखे में हमेशा रहते हैं और चीज़ों को पोस्टपोन करते चले जाते हैं, जो कि मन का एक तरह से प्रमुख जो उसके नियमों में से एक है पोस्टपोनमेंट। तो ये चीज़ें हमने थोड़ी समझी। अब तक जो है मैंने सारी बातें कही एक तरह से इस वीडियो में, वह सच में एक तरह से पिछली वीडियो को ही कही गई कुछ बातों का एक तरह से उनका विस्तार था। अब हम यहाँ तक समझने के बाद हम मन की उन कमजोरियों को समझते हैं जो हमें साफ मालूम नहीं होती हैं, या फिर उनके बारे में हम बिल्कुल ही अनजान हैं, और यहीं पर आकर साधक एक तरह से रुकता है, कहो भटक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। अब तक हमने जो भी मन के बारे में जाना, चेतन अवचेतन, उनकी कार्य शक्ति, काम करने का ढंग आदि, वो सब सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सच है, सही है। लेकिन जागरण का अर्थ होता है पूरे मन का ही अतिक्रमण। यहाँ हमने उसके अलग अलग ढंगों पर बात की, और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, आप समझ लो, उसको समझते हैं लेकिन फिर भी उसको दोबारा क्लियर करो कि ये जो मन के 2 पार्ट हैं, ये सभी सामान्य तरह की जीवन की परिस्थितियों में ही अलग अलग ही अपने ही ढंग से काम करते रहते हैं, सामान्य परिस्थितियों में, जो कि अधिकतम सामान्य ही होती हैं। और उनके एक तरह से इन दोनों के अलग अलग काम करने के ढंग के कारण ही चेतन कुछ चाहता है, अवचेतन कुछ चाहता है, के कारण ही हमारे अंदर एक अशांति होती है। हमें कभी हम उस पर सूक्ष्मता से देखते नहीं, सोचते नहीं, महसूस नहीं करते। इन दोनों के अलग अलग ढंग से काम करने के कारण एक अशांति, एक अदृश्य ढंग का तनाव, बेचैनी हमारे अंदर बनी रहती है। लेकिन ये मूलतः दोनों एक ही हैं, और यही नहीं, सच में तो हमारा पूरा होना ही, शरीर हमारा चेतन मन, अवचेतन मन, और हम सभी, यानी मैं सभी, मेरा जो भी होना वो भी, हम सभी एक तरह से मिलकर हम सब एक ही हैं। लेकिन हम सभी को हमने अलग अलग मान रखा है कि ये शरीर है, चेतन अवचेतन, ये मैं हूँ, ये आत्मा है, और इसी तरह से कभी हम एक इकट्ठे रूप से कभी सोचते नहीं, और सबका फिर तालमेल होना नहीं, एक कुछ कहेगा दूसरा कुछ कहेगा, और सचेतन रूप से कभी इस तरफ एक तरह से पूरी तरह हम गंभीरता से सोचते नहीं, तार्किक ढंग से नहीं सोचते, चिंतन मनन करते नहीं। और सामान्यतः चेतन मन और अवचेतन, इन दोनों में कभी तालमेल नहीं बनता। लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, ये बात यहाँ समझने की है, कि हमारी जान को खतरा हो जाए, हमारा होना ही खतरे में पड़ जाए, हमारा अस्तित्व ही हमारे मन को साफ साफ ही दिख जाए कि अब खतरा है सारे मामले कोई, तो फिर ये दोनों, ये चेतन अवचेतन भी और हमारा शरीर भी का भी पूरा सहयोग, जो अपनी रिजर्व एनर्जी होती है उसके सेल से, वो सब भी, और ये दोनों भी, और हमारी मूर्छा और आक्रमणता का टूटकर पूरा सहयोग करना भी परिस्थिति से लड़ने के लिए, यानी सभी कुछ। अगर बहुत बड़ी परिस्थिति खतरनाक आती तो फिर ये सब मिलकर एक हो जाते हैं, फिर कोई विभाजन नहीं रहता। जबकि सामान्य जीवन में हमेशा विभाजन ही रहता है, वो विभाजन कभी एक होता ही नहीं, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाते। एक तरफ कुछ करते हैं, दूसरा कुछ कहने लगता है। तो ये इनका एक तरह से मैंने थोड़ा समझा, ये ऐसे ही मोटे तौर पे समझें, जैसे एक परिवार के सदस्यों में पूरा मतभेद होने के बावजूद भी यदि परिवार पर ही संकट आ जाए, उसके ही अस्तित्व को पूरा खतरा हो जाए, तो फिर सारे के सारे एक हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा पूरा अस्तित्व व जागरण एक साथ 2 ही परिस्थितियों में काम करता है। यहाँ थोड़ा समझना है, जो मैंने ऊपर बताया ना कि ये एक साथ हो जाते हैं सारे मिलकर, सारा अस्तित्व एक हो जाता है, एक ही तरह से काम करता है, एक ही दिशा में करता है। तो उसकी 2 परिस्थितियाँ हैं, या तो कोई भी व्यक्ति किसी भी ढंग से, जबकि अनंत ढंग है, सबके अलग अलग ही होने हैं, किसी भी तरह से कोई कहाँ से जाग सकता है, किसी को सही में कुछ पता नहीं। ये तो सिर्फ हम संभावना और वैज्ञानिक ढंग से जो निष्कर्ष हैं उनसे आदमी जल्दी हो जाता है बस। तो 2 ही स्थितियाँ हैं, यदि कोई किसी भी ढंग से जागृत होगा, एनलाइटेंड होगा है, तो उसके ये सारे एक साथ काम करते हैं। या फिर भयंकर खतरा सामने मौजूद हो और हमारे अंदर साहस संकल्प भी कुछ पहले से हमने किसी तरह वो कमाया हो, हमारे अंदर मौजूद हो, तो फिर और वो विकट स्थिति में जाग जाता है, तो उस वक्त पूरा का पूरा सारे एक साथ काम करते हैं। या तो खतरे में करते हैं, या कोई किसी और ढंग से होगा, अन्य ढंग से, जबकि उसमें भी ये सारी चीज़ें संकल्प साहस सारी चाहिए होती हैं, बिना उनके कहीं कुछ नहीं होता।
तो ये दो ही स्थितियाँ हैं, तो कोई जाग गया उसकी सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं, या फिर कोई खतरा हो उसमें करते हैं। लेकिन खतरे वाली स्थिति जैसे ही खतरा का फिर वहीं आ जाएगी। तो पूरी बात एक ही है कि हमारे अंदर की सभी चीज़ों को एक ही बिंदु पर आकर फोकस्ड हो जाना चाहिए, और वो खतरे में हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ से हमें कुछ चीज़ों को साफ होना चाहिए। इसीलिए समग्रता पर इतना जोर दिया गया है। समग्रता का मतलब ही है कि सारी चीज़ें एक जगह फोकस्ड हो गई, एक ही बात पर। और इसी कारण से जो पुराने गुरु भी थे, शिष्यों से खतरनाक प्रयोग करवाते थे। गुरुजप के बारे में आपने सुना होगा, और उनसे पहले भी हुए। वो सारे खतरनाक प्रयोग करते, क्योंकि हम खतरों में ही जागते हैं। हमारी बेसिक नेचर आलसी है, सुस्ती है। अगर हम सब चीज़ें हमें पढ़े पढ़ाई मिलते रहें तो हम तो कुछ भी ना करें। मनुष्य से बड़ा आलसी कोई भी नहीं। तो इन सब के कारण ही एक तरह से हमारे विभाजन के कारण हम कहीं पर भी पूरे नहीं होते हैं, और सारा जीवन एक तरह से कुनकुना होता है, इसलिए कुछ होता नहीं। हमारा सारा होना एक तरह से हमारे अस्तित्व का, हमारे जीवन का सब सतह है, सरफेस पर है। संकल्प साहस के प्रयोगों के कारण ही एक तरह से जैन में सर्वाधिक लोग पहुँचे हैं, जागे हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ संकल्प की बातें हैं और साहस की फालतू बातें ही नहीं है। ना कोई क्रियाकांड, ना और कुछ भी नहीं, ना कोई विधि, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो यदि पूरे जीवन की व्यर्थता भी हमें समझ में आ जाए सच में, या और किसी ढंग से हमें दिखे कि अब कोई फ़ायदा नहीं है पुराने ढर्रे को ढोने से, और हम थोड़ा भी साहस संकल्प की ओर बढ़ें, तो एक तरह से ये सारी चीज़ें घट सकती हैं। और सारा का सारा एक तरह से ऐसी असामान्य स्थिति जब मन की होगी, हमें साफ साफ भयंकर निराशा कहो, भयंकर वैराग्य कहो, पैदा नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ना ये दोनों एक होंगे, ना ये दोनों कभी चेतन अवचेतन हमें कभी पार जाने देंगे। और एक और बड़ी मोटी सी बात है जो जनरली अपने मन को दे सकते हैं। यदि हमारा मन कोई तर्क करता है, हर जगह वो करता ही रहता है, उसका कारण है हर जगह भटकाने का, तर्क देने का, कुछ भी, तो उसे हम एक ही बात कहें, सीधे सीधे अपने मन से बात तो हमें करनी पड़ेगी। प्राइमरी बेसिस पे चलने पर हमें एक ही बात कहना कि हमने सामान्य जीवन तो जी लिया, सब देख लिया, अब हम ये प्रयोग भी कर कर देखते हैं। कोई जल्दी नहीं है, हम दोनों अनुभव लेते हैं। मन को सीधा कहो कि दोनों अनुभव लेते हैं और तुम इसमें सहयोग करो पूरा, वो करेगा, क्योंकि हमारा हिस्सा है, बहुत छोटा है, हम मालिक बनते ही नहीं, इसीलिए वो हमें हमारी बातें नहीं मानता। उससे कहो कि हमें दोनों अनुभव लेने हैं, हर हाल में दूसरा भी लेना है, फिर उसके बाद जो ठीक लगा उसके अनुसार हम जिएंगे। तो ये एक सामान्य हम कमांड अपने माइंड को दे सकते हैं, और हर कमांड का वो पालन करता है। हम कमांड देते ही नहीं ढंग से, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं, और जब हम ही अपने को मालिक नहीं समझते तो फिर तो नौकर कहो, मन कहो, कुछ भी कहो, वो हम पर हावी होंगे ही। तो सबसे पहले अपने को समझो, क्योंकि हम हैं, हमारे बिना शरीर में कुछ भी नहीं, हमारे निकलते ही ये सारी चीज़ें यहीं रह जाती हैं, सब बेकार, कुछ भी नहीं, 1 इंच भी कुछ नहीं होता, ना मन चलता ना शरीर चलता। तो असली मालिक हम ही हैं, भले ही जैसे भी हैं, कुछ भी हैं। तो पहले अपने को पूरा मालिक समझो, और फिर कमांड दो मन को, शरीर को। शरीर तो अपने आप ही बेचारा साथ कर, शरीर की कोई समस्या नहीं। तो ये चीज़ें मैंने पूरी एक तरह से जो भी मैं कह सकता था कही। फिर भी जो भी मित्र कोई कुछ पूछना चाहे तो वो आगे पूछ सकता है, फ़ोन पर बात कर सकता है, कमेंट कर सकता है। ये थोड़ी सी मैंने समझाई है। दोनों वीडियो को अगर आप 2-2 बार 3-3 बार देखोगे, चूँकि रिपीटेशन से ही माइंड में कोई चीज़ें क्लियर होती हैं, ये बड़ी सीधी बात है। हालांकि हमारा मन एक बार में कहेगा कि हम तो सब समझ गए, और समझ ही जाते हैं, लेकिन वो सत्य ही है। अगर इन दोनों वीडियो को आप 2-3 बार सुनोगे लगातार, तो एक बिल्कुल एक क्लियर कट एक नक्शा बनेगा, सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, और ये पता लगेगा कि हम कहाँ पर अटके हुए हैं, कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, शायद उसी पर फिर काम करें, आगे फोकस दो। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं, और उम्मीद है कि मित्रों का कुछ जो उन्होंने ये किया था सेकंड वीडियो, कुछ उनको और चीज़ें साफ़ हुई होंगी। तो सभी मित्रों को मेरा हृदय से धन्यवाद, आपने सुना, और सभी को मेरा प्रणाम।